हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 5th पेपर सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपके टोटल 9 पार्ट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 10। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका राजन सीरीज का ही सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघु उत्तरीय प्रश्न और पवन सीरीज के अंग्रेजी विषय के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन टोटल 17 पार्ट्स में है। ये सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही चैनल में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इन सब चीज़ों की। तो आपको जहां भी सुविधा हो वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, भारत में इस्लाम धर्म के उदय पर प्रकाश डालिए। इस्लाम धर्म बहुत अधिक प्राचीन धर्म नहीं है। भारत में इस्लाम धर्म अरब के व्यापारियों के माध्यम से जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से स्थापित माना जाता है। तो दोस्तों, जो अरब के व्यापारी इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत में उनके आगमन के प्रभाव में आए आसपास के सभी लोग मुसलमान बने तथा उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया तथा अपने पूरे रीति रिवाज को भी बनाए रखा। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो दोस्तों, ये आप जो इस्लाम धर्म का प्रचार कहाँ से हुआ, इस्लाम धर्म में जो अरब व्यापारी आए थे उन्हीं के माध्यम से ही और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से ही ये इस्लाम धर्म का उदय हुआ भारत में। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इस्लाम के पैगंबर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में लिखिए। यह आपके बीटीसी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब ने, जिनका जन्म अरब देश में जिस काल में हुआ था, उस काल में अरब के निवासी अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे। वे घोर रूढ़वादिता में जकड़े थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी में अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हुए हैं वो मोहम्मद साहब हैं और इनका जन्म हुआ था अरब में। तो दोस्तों, मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक तथा संस्थापक माना जाता है। उन्होंने इस्लाम धर्म के द्वारा लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। जो 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें सत्य का दिव्य दर्शन हुआ और एक देवदूत द्वारा इस बात का संदेश प्राप्त हुआ था कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें एक दिव्य दर्शन मिला था कि उस दिव्य दर्शन के माध्यम से उन्हें ये पता चला था कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। तो मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हुए मोहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेश को इस्लाम धर्म का प्रसार किया और मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म में संस्थापक या पैगंबर का दर्जा मिला। क्लियर? तो ये है आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक या फिर बोले पैगंबर के विषय में। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। ये देखिए, गुलाम वंश की वंशावली को प्रस्तुत कीजिए। गुलाम वंश की वंशावली कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो था 1206 से 1210 तक और आराम शाह 1210 से 11 तक, इल्तुतमिश 1211 से 36 तक, इक्तुद्दीन 1236 ईस्वी में और फिरोज शाह 1236 ईस्वी, रजिया 1236 से 40, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 65 और गयासुद्दीन बलबन 1265 से 87 और कैकुवाद 87 से 90। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें गुलाम वंश के वंशावली में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर हम बात करें तो रजिया जो पहली महिला शासिका थी और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद और साथ ही यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन, यही मेन शासक इस गुलाम वंश के माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़े लंबे समय तक शासन किया। बहराम शाह भी इसने 2 वर्षों तक शासन किया और बाकी सब लोगों ने लगभग 1-1 वर्षों तक 2-2 वर्षों तक ही शासन किया था। तो दोस्तों, ये आपका, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सल्तनतकालीन प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी तथा धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। सल्तनतकालीन प्रशासन 3 भागों में बटा था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सल्तनत काल था वो 3 भागों में बटा हुआ था। सुल्तान को शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रांतों में विभक्त साम्राज्य
में एक एक सूबेदार होता था। सल्तनत कालीन शासन का सबसे दुर्बल तथा अव्यवस्थित विभाग न्याय विभाग था। सुल्तान राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, वह पूर्णतः निरंकुश होता था, वह स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। तो दोस्तों ये सारी चीजें सल्तनत काल प्रशासन से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, किन्हीं दो के विषय में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके किसी भी ईयर में पूछे नहीं गए, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि दक्षिण भारत में राज्य करने वाले प्रमुख राजवंश निम्नलिखित हैं: चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश। तो दोस्तों चालुक्य के विषय में हम देखें, चालुक्य ने दक्षिण भारत में कई वर्षों तक शासन किया। चालुक्य की 3 शाखाएं थीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चालुक्य वंश की 3 शाखाएं देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य, जिन चालुक्य वंशी शासकों ने हैदराबाद स्थित कल्याणपुर को राजधानी बनाया और कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। और वातापी के चालुक्य, इस वंश की स्थापना जयसिंह नाम के शासक ने की थी। जिन चालुक्य शासकों ने बीजापुर स्थित वातापी को अपनी राजधानी बनाया था वे वातापी चालुक्य कहलाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कल्याणी चालुक्य जो थे वो कल्याणी को अपनी राजधानी बनाए थे और वातापी चालुक्य जो थे वह वातापी को अपनी राजधानी बनाए थे। बीजापुर में जो स्थित जगह है वातापी, उसको अपनी राजधानी बनाए थे। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारी का लाभ उठाकर राष्ट्रकूटों ने इस राजवंश का अंत कर दिया था। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पे वेगी का चालुक्य, इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक विजयादित्य था। आंध्र प्रदेश स्थित वेगी को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक वेगी के चालुक्य कहलाए। इस राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य, तीनों के नाम से ही उनकी राजधानी जुड़ी हुई है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों राष्ट्रकूट चालुक्यों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंतदुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की एवं मालखड़े को अपनी राजधानी बनाया। माल्य खेत भी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, मालखड़े के माल्य खेत को अपनी राजधानी बनाते थे। और इसमें कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष वंश के प्रमुख शासक थे। लगभग 10वीं शताब्दी में चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों इसके पहले जो हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो वातापी के चालुक्य थे, इन्हीं को हराकर राष्ट्रकूटों ने राजवंश की स्थापना की थी। और यहाँ पर देखिए तो चालुक्य को यहाँ पे राष्ट्रकूटों को हराकर यहाँ पर देखिए लगभग 10वीं शताब्दी में चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये आप देखिए चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया। तो इसके पहले भी हम लोग राष्ट्रकूट के विषय में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से राष्ट्रकूटों के विषय में जान लेते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और इसकी राजधानी मानिकर या मानिकखेत या कहीं पे मानिकखड़े हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण प्रथम का नाम आया है, तो ये एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे संबंधित एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने के समय में ही हुआ था। और राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। और दोस्तों राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। ये सारी जानकारी आपको राष्ट्रकूटों के विषय में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।